अच्छा, आखिरी सवाल शुएब साहब, सर ये फरमाएगा कि कल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी की खबर आई और उनका कोर्ट मार्शल भी किया जा रहा है। खबरें ये हैं कि सिर्फ एक केस को बुनियाद बनाकर तो सामने रखा गया है, लेकिन पसे पर्दा कुछ और दीगर इशूज़ भी हैं, जिसमें इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी लिया जा रहा है। तो आपके ख्याल में अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरकारी तौर पर तो कोई चीज़ इस हवाले से कोई स्टेटमेंट की सूरत में नहीं दी है, या पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आया है जमात का। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इस पर भी अभी गौर हो रहा है, फाइनलाइज नहीं हो सका कि आया पीटीआई ने क्या स्टांस लेना है, खामोशी की वजह क्या है? नहीं, हम हमारा मसला क्या है? ना वो हमारा कोर कमेटी का मेंबर है, ना हमारा वो वर्कर है। एक साबिक जर्नैल है, वो उसको कोर्ट मार्शल कर रही है फौज, ये उनका इंटरनल इश्यू है, इसलिए हम क्या कहें? हम तो बल्कि वेलकम करेंगे कि चले साहब का आगाज़ तो हुआ ताकतवर हल्कों से। अच्छा, फिर उससे आगे चलते हैं, गंदम स्कैंडल में कौन मुलव्वस है? शहबाज शरीफ, अनवारुल हक काकड़, बाकी लोग, उनका हिसाब क्यों नहीं हो रहा? यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए पैसा लूट के ले जाएँ। हम्म। देखिए, आपको अकाउंटेबिलिटी अच्छी बात है, हम उसको एप्रिशिएट करते हैं आप जो कर रहे हैं, लेकिन ये सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। इसको किसी की विक्टिमाइज़ेशन के लिए इस्तेमाल ना करें, सही। इसको ट्रांसपेरेंट रखें, आप सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम ना करें। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस में अहम तरीन वकीलों में शामिल हैं उनकी टीम में, ख़ास तौर पर पीटीआई की अब सियासी हिकमत अमली क्या हो सकती है, इसकी बड़ी हद तक वजाहत की एक मुख्तसर खबर पर, और उसके बाद कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, तमाम कारकुनान के हवाले से भी, लीडरान के हवाले से भी। लेकिन अब जिस तरह मखसूस नशिस्तों का ये मसला दरपेश है, अपोजिशन भी इकट्ठी हो रही है, हुकूमत को घर भेजने की भी तैयारी है, लेकिन अब हुकूमत की नज़रें इलेक्शन कमीशन पर हैं। कहा जा रहा है कि अगर वहाँ से एक नोटिस जारी कर दिया जाए तो वो तमाम लोग जो कि पहले हुकूमत की तरफ से मखसूस नशिस्तों पर थे, वो वापस बहाल हो जाएंगे। इसमें सदाकत है कि क्या इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट की जाए, यानी जो हम्म। जितना बड़ा मुजरिम है, जितना उन्होंने आइन शिकनी की है। अब मेरे केस में मैं आपको एक सिर्फ इस केस की हम्म। मिसाल देता हूँ। मेरे केस में 11 फरवरी को उसने स्टे दिया कि कंसोलिडेशन प्रोसेस इज सस्पेंडेड, यानी वोटों की गिनती रोक दी जाए। आरओ ने भी लिख के दिया, इलेक्शन कमीशन का हुक्म आ गया, हमने वोटों की गिनती रोक दी। और इलेक्शन कमीशन ने 11 को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और हम्म। फॉर्म 47 यानी कंसोलिडेशन होती है 12 तारीख को, 12 फरवरी को। 47 फॉर्म 48 फॉर्म 49 सारे बाद में बने हैं, यानी वो पहले बनते हैं, गिनती होती है, प्रोसेस मुकम्मल होता है, उसके बाद नोटिफिकेशन होता है। यानी ये भी बैकडेटेड ने किया साहब। खुदा के लिए एहतराम, इदारे का नहीं होता, उन शख्सियात का होता है जो सही तरीके से आइन के मुताबिक अमल करते हैं, अपना किरदार खुद मुतय्यन करते हैं। आप जिन्होंने जस्टिस मुनीर की भी हम इज्जत करें, जिस चीफ जस्टिस है, जिसने नजरिया जरूरत ईजाद किया, और उन जजेस की भी करें जिन्होंने मार्शल लॉ को रास्ता मुतय्यन किया। तो वो भी तो आईनी इदारे थे और वो जजेस थे ना, इससे बड़ी बाइज्जत इदारा कौन सा होगा? हम्म। लेकिन जो जराइम में मुलविस है या आइन शिकनी में मुलविस है, हम उनको भी इज्जत करें तो अफसोस की बात है जो कुछ जजमेंट में लिखा हुआ है। तो इस तरह मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अब ये ना जुर्रत हो सकती है, चूंकि उन्होंने जराइम की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, और अगर कोई ऐसा करने की उन्होंने कोशिश की तो बहरहाल जो 8 रुकनी बेंच ने हमारे हक में फैसला दिया है, एग्जीक्यूशन के लिए भी उन्होंने परसों परसों उन्होंने वाज़ेह पैगाम दे दिए हैं कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हर हाल में अमल दरामद होगा। और जो उन्होंने एक्ट पास किया है उसके ऊपर भी उसको हमने चैलेंज कर दिया है, और मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ये चीजें दुरुस्त सिमत में आगे लेके चलेंगे।